Hello, good evening guys. Welcome you to the Azilite Facebook live classes. सभी ऑनलाइन आ जाइए जल्दी से गाइस, ठीक है। क्लास स्टार्ट होने वाली है। जल्दी से सभी ऑनलाइन आ जाइए। हेलो, गुड इवनिंग गाइस। वेलकम यू टू द Azilite Facebook live classes. सो गाइस लेक्चर करें स्टार्ट फिर, ठीक है। जल्दी से कमेंट्स में बताइए, रेडी हैं सब? कमेंट करके बताइए, लेक्चर कर दिया जाए स्टार्ट फिर। तो देखो हमने पिछले चैप्टर में किया था प्रोनाउन चैप्टर, ठीक है। प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। अभी सब ऑनलाइन आ रहे हैं धीरे धीरे गाइस, ठीक है। जल्दी से सभी ऑनलाइन आ जाइए, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया आज, ठीक है। जल्दी सभी ऑनलाइन आ जाओ, ठीक है। आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा होने वाला है जो कि है आपका रिलेटिव प्रोनाउन का, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी एग्ज़ाम्स में इस पे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो सभी जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए, हम अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए हमने क्या किया था लास्ट क्लास में, प्रोनाउन का कुछ स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था। तो आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज मैं आपके सामने जो बात करने जा रहा हूँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास प्रोनाउन चैप्टर का, एंड दिस इज़ योर रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन जो है आपके पास ये कौन कौन से होते हैं और इनका यूज़ हमने किस तरीके से सेंटेंस में जो है वो करना है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए चलते हैं फिर अपने पास फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखो रिलेटिव प्रोनाउन को करने से पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास क्या है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने लिखा है इट प्लस इज़ और आगे एक ब्लैंक छोड़ा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपके पास इस तरीके के कुछ सेंटेंसेस बनते हैं जिसमें आप इट से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं और आगे एक हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पर लगा होता है आपके पास, ठीक है। आगे क्या लगा होता है, यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब लगा होता है, ठीक है। इज़ हो सकता है, वॉज हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपके पास लग सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन अराइज ये होता है कि यहाँ पर हम आगे लगने वाले इस केस में हम नॉमिनेटिव केस लगाएं या हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएं, ठीक है। या तो हम नॉमिनेटिव केस लगाएं या हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो अगर इट और इज़ सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि इसके आगे लगने वाला जो केस होगा गाइज वो हमेशा क्या होगा, एक नॉमिनेटिव केस होगा, यानी कि और हम इसको क्या बोलते हैं, एक सब्जेक्टिव केस होगा, या आप एक तरीके से इसको सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप इसको क्या बोल सकते हैं, सब्जेक्ट बोल सकते हैं, और इट मस्ट बी योर सब्जेक्टिव केस। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैंने मान लो मैंने सेंटेंस लिखा कि इट इज़ आई हु दैट टू ब्लेम फॉर दिस मिसचीफ, ठीक है। तो मीन्स बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर मैंने लगाया है इट इज़ आई, देखो यहाँ पर लगने वाला जो केस है
यहाँ पर लगने वाला जो आई है आपके पास, ये क्या है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है। आई जो है वो क्या है, एक सब्जेक्ट है। और यहाँ पर हु आपको दिख रहा है क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हु क्या हो जाएगा हमारे पास, एक रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आई आपने लगाया है ये क्या होना चाहिए, हमेशा एक सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। अगर आप बोलेंगे कभी इट इज़ मी, ठीक है, अगर आप इस तरीके से बोलेंगे तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यानी कि आपको आई के अकॉर्डिंग ही आगे आपने डिसाइड करना है कि देखो हु तो रिलेटिव प्रोनाउन है, तो आई के यहाँ पर यानी कि हु के आगे जो भी आपकी वर्ब लगेगी वो वर्ब जो है वो भी किसके अकॉर्डिंग लगेगी, वो आपकी आई के अकॉर्डिंग लगनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आपके पास जो वर्ब आएगी गाइस वो क्या आएगी, एम आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि आई के अकॉर्डिंग आप क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर है सबको, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एक बार रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से। मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास कोई सेंटेंस इट प्रोनाउन से स्टार्ट होता है और उसके आगे एक हेल्पिंग वर्ब जो है लगी होगी, तो आगे आने वाला केस हमेशा ही एक नॉमिनेटिव केस होगा या फिर एक सब्जेक्टिव केस होगा, या आप कह सकते हैं एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब वो जो सब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, जैसे आई भी हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, दे, ठीक है। इस तरीके से आपके पास कोई भी सब्जेक्ट वहाँ पर हो सकता है। तो इस चीज़ का आपने वहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, इट इज़ आई, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, हु रिलेटिव प्रोनाउन, मान लीजिए यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन कोई भी आ गया, ठीक है। अब वो रिलेटिव प्रोनाउन कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। जब हम रिलेटिव प्रोनाउन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन हम कौन सा लगाते हैं, सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन हम सेंटेंस में लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो आई जो आपको दिख रहा है, ये जो आई है गाइज आपके पास, ये इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के आगे लगेगी, ठीक है। तो इसका मतलब आई के अकॉर्डिंग क्या लग गया, यहाँ पर लग गया एम लग गया, ठीक है। इट इज़ मी जो है वो हमेशा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है मेरी बात। अब देखो अगर मैं लिख रहा हूँ इट इज़ who is supposed to do this, who is supposed to do this। अब मैंने लिखा it is he who is supposed to do this। अब देखो it is के बाद मैंने it प्लस is आ गया ऊपर वाला जो लिखा था, उसके बाद क्या लिखा मैंने यहाँ पर he लिखा है। he आपके पास कौन सा केस होगा, अगेन कौन सा केस होगा, ये आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्टिव केस होना चाहिए या फिर हम कह सकते हैं एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अब इसके आगे हु क्या लगा है, एक रिलेटिव प्रोनाउन लगा है, ठीक है। हु क्या लगा है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखो मैंने क्या बोला कि जो रिलेटिव प्रोनाउन के आगे वाला जो सब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ पर ही लिखा है ना, तो ये इसके आगे वाला सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपने यहाँ पर वर्ब लगानी है। तो देखो ही के अकॉर्डिंग वर्ब के आगे यहाँ पर इज़ वर्ब आ गई, ठीक है। तो ही के अकॉर्डिंग ही आपने वर्ब लगानी है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के जो यहाँ पर जो आपके पास सब्जेक्ट होगा, इसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, और इसी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही हमारी वर्ब जो है वो इस रिलेटिव प्रोनाउन के आगे लगेगी, ठीक है गाइस, क्लियर है। और यहाँ पर आने वाला जो इट इज़ के बाद केस है वो हमेशा एक सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, ठीक है। आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, ठीक है। इट इज़ हिम होगा तो क्या हो जाएगा, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने हमेशा याद रखना है, क्लियर है गाइस, ठीक है। इट इज़ हिम जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज सभी थोड़े लेट हो गए हैं, ठीक है। टाइम से आ जाइए, ठीक है, टाइम से आ जाया करो। 4 बजे का टाइम है, तो पूरे टाइम से आप आ जाया करो, ठीक है, लेक्चर देखने के लिए। अब इट इज़ हिम आ गया तो ये गलत हो जाएगा, इट इज़ ही होना चाहिए, ठीक है, इट इज़ आई होना चाहिए। इस तरीके से आपने सेंटेंस में इसको करना है, ठीक है। क्लियर है सबको। अब जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए कि क्लियर है कि नहीं क्लियर। जल्दी से कमेंट्स कीजिए फटाफट से। ठीक है, याद रखना है इट इज़ आई होगा हमेशा, इट इज़ ही होगा, ठीक है ना। इट इज़, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। जल्दी से कमेंट्स में बताइए मुझे, क्लियर हो गया तो जल्दी से कमेंट्स कीजिए, फटाफट से कमेंट करो सभी यार। ठीक है, पूजा जोशी का मैसेज आ गया है, सपना चौहान क्लियर है, ओके ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये इंग्लिश के जितने भी टॉपिक चल रहे हैं ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना,
ठीक है, बड़े से बड़ा पेपर या छोटे से छोटा पेपर क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। ठीक है, मैंने आपको जो ये आज अभी रिलेटिव प्रोनाउन करवाने वाला ना, इसमें इसके ऊपर से एलाइड में क्वेश्चंस आए थे, एलाइड के पेपर में। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को सीखना है, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं आपके लिए, आपने याद रखना है इन चीज़ों को कैसे यूज़ करना है। ठीक है जी, तो अभी देखिए हम आगे जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक से हम एडवांस लेवल में टाइप्स अपने करेंगे डिस्कस। तो रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे हम यहाँ पे। अब रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना, वो आपके पास कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो देखो कि अगर मैं बात करूँ तो आपके पास बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर हम लिखें तो सबसे पहला हम जो रिलेटिव प्रोनाउन डिस्कस करते हैं वो आपके पास हु होता है। ठीक है, हु के बाद जो आपके पास दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन चलता है वो होता है विच, और जो थर्ड वन होता है वो आपके पास क्या होता है, दैट होता है। ठीक है, तो ये तीन होते हैं मेन आपके पास रिलेटिव प्रोनाउंस। अब अगर हम बात करें कि हु जो है वो आपका कहाँ लगता है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर ना एलाइड के पेपर में एक बार 5 क्वेश्चंस आए थे डायरेक्ट। उसमें वो क्या बोला था कि 2 सेंटेंसेस दिए गए थे और उनको ज्वाइन करना था आपने। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो भी बताऊंगा कि ज्वाइन कैसे करना है, और ये भी बताऊंगा कि फिलिप्स में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो देखो हु, विच और दैट, तीन हमारे पास क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब देखो अगर मैं हु वाले केस में किसी सब्जेक्ट की बात करूं, या मैं यहाँ पे लिखूं एक ऑब्जेक्ट और मैं लिखूं नीचे, ठीक है, पॉजेसिव केस। ठीक है, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हो गया, और नीचे लिख रहा हूँ पॉजेसिव केस। तो ये देखो अब क्या होता है इसका मतलब, ये मैंने लाइन ड्रॉ की दोनों में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो आपके पास हु होगा, अगर आपने हु की जगह कभी भी सब्जेक्ट के तौर पर इस वर्ड को यूज़ करना, तो यहाँ याद रखना हु का सब्जेक्टिव केस हमेशा क्या होता है, हु होता है। हु का सब्जेक्टिव केस हमेशा क्या होगा, हु होगा। और अगर आपने हु की जगह आपने कभी ऑब्जेक्ट लगाना है, तो याद रखना हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हमेशा हुम होता है गाइस। ठीक है, हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम होता है। पॉजेसिव केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप हमेशा लगाते हैं हुज, WHOSE, हुज की बात अगर आप करें, ठीक है, तो ये आप हमेशा पॉजेसिव केस में लगाएंगे। ठीक है, तो मतलब कि आप यहाँ पर जब अधिकार बताओगे किसी चीज़ का, तब आप वहाँ पर हुज का यूज़ करोगे। अब चलते हैं विच के ऊपर। विच जो है आपका, इसका जो सब्जेक्टिव केस है ये हमेशा क्या होता है, विच रहता है। इसका ऑब्जेक्ट जो होता है ये भी हमेशा विच रहेगा, और इसका जो पॉजेसिव केस है वो बन जाता है आपके पास ऑफ विच। ठीक है, इसका जो पॉजेसिव केस है वो बन जाता है आपके पास ऑफ विच। दैट के अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो दैट सब्जेक्ट में हमेशा दैट ही रहेगा, ऑब्जेक्ट में भी इसका हमेशा दैट ही रहता है, और पॉजेसिव केस में इसमें कोई भी केस नहीं बनेगा। सो यहाँ पर मैंने डैश ब्लैंक यहाँ पे छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये आपके पास 3 तरीके के आपने याद रखने हैं। ठीक है, ये 3 तरीके के रिलेटिव प्रोनाउंस आपने याद रखने हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि हम यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउंस लिखे हैं इनका यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे। तो देखो मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले अगर मैं हु की बात करूँ तो हु जो है आपके पास गाइस, ये हमेशा यूज़ होता है अगर हम किसी भी ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है जी, ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे तो अब आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, हमेशा हु का आपने यूज़ करना है। दूसरी बात अगर आप विच का यूज़ करते हैं तो विच का यूज़ आपने करना है नॉन ह्यूमन बीइंग्स के साथ। ठीक है, और साथ में किसी भी एनिमल्स के साथ, और तीसरा कई बार इंसेक्ट्स के साथ भी इनका यूज़ आप कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। लास्ट वाला जो केस है वो हमारा है दैट। ठीक है, दैट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो दैट का यूज़ आपने याद रखना है। दैट आपके पास एक एक्सेप्शनल केस बन जाता है। ठीक है, दैट आपके पास एक एक्सेप्शनल केस बन जाता है जिसका ज़्यादातर यूज़ हम कुछ सर्टेन वर्ड्स के साथ करते हैं। ठीक है, कुछ सर्टेन वर्ड्स के साथ हम इसका यूज़ करते हैं। और ये जो अब ये डिपेंड गाइस, हमेशा याद रखना दैट जो है ना, ये डिपेंड नहीं करता, चाहे आपको ये ह्यूमन बीइंग्स वाले केस में भी लग जाता है और ये नॉन ह्यूमन बीइंग्स वाले केस में भी लग जाता है। बट उसके लिए कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, मतलब कुछ सर्टेन वर्ड्स का आना वहाँ पर ज़रूरी हो जाता है
क्योंकि अगर वो सर्टेन वर्ड्स नहीं आएंगे तो इसका मतलब आपको पता नहीं लग पाएगा कि आप वहाँ पर दैट लगाएंगे या फिर आप हु या विच लगाएंगे, ठीक है। तो दैट एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें कुछ सर्टेन वर्ड्स के साथ ही हमेशा यूज़ होता है, और वो वर्ड्स कौन कौन से हैं वो मैं लिख रहा हूँ। तो देखो, अगर मैं बोलूँ तो एवरीवन, ठीक है, या मैं बात करूँ नथिंग, एनी, नो वन, ठीक है, नो वन। नो वन के बाद अगर जैसे आपने कई बार डिटर्मिनर्स पढ़े होते हैं, द लिटल हो गया, द सेम हो गया, फ्यू हो गया, द फ्यू, ठीक है। तो इस तरीके के आपके पास, जैसे मैं कुछ और वर्ड्स भी बोल रहा हूँ यहाँ पे, नन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ सर्टेन वर्ड्स हैं जहाँ पर आप क्या यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ आप करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें आपने हमेशा क्या गाइज याद रखनी है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया मैंने कि हु का यूज़ आपने ह्यूमन बींग्स के साथ करना है, विच का यूज़ आपने नॉन ह्यूमन बींग्स के साथ करना है, एनिमल्स के साथ करना है, इंसेक्ट्स के साथ करना है, और उसके बाद आपके पास जो दैट है वो एक्सेप्शनल केस बनता है, जो कि आपके पास ह्यूमन बींग्स और नॉन ह्यूमन बींग्स दोनों में यूज़ हो जाता है। बट उसके लिए एक्सेप्शंस क्या है कि आपके पास सेंटेंस में ये वर्ड्स जो मैंने आपके सामने लिखे हैं ये होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब अच्छा, कुछ और वर्ड्स जैसे कि मान लो एक कई बार द ओनली भी लिखा आ सकता है, ठीक है। द ओनली हो गया आपके पास, या आपके पास हो गया मान लो ऑल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ वर्ड्स, मच हो गया। तो ये आपके पास कुछ वर्ड्स हैं जहाँ पे आप हमेशा क्या है, दैट का यूज़ करते हो, दैट प्रोनाउन का आप रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाती है, तो आई होप आपकी कन्फ्यूजन क्लियर होगी आज, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इतना समझ आ गया सबको? ठीक है, इतना क्लियर सबको? आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब मैं आपको आगे सेंटेंसेस जब लिखवाऊंगा तो मैं दोबारा से आपको ये वाली स्लाइड जो है वो दिखा दूंगा, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए, ये तो हमने डिस्कस किया कि हमारे पास 3 टाइप्स के रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं और कहाँ कहाँ हमने इनका यूज़ करना है। अब हम चलते हैं आगे, अपने पास कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, सेंटेंसेस लिखते हैं कुछ। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपको अब सिखाऊंगा मैं यहाँ पर आपको फिलअप्स के क्वेश्चन नहीं सिखाने वाला, पहले हम सीखेंगे कि आपने सेंटेंसेस को ज्वाइन कैसे करना है, ठीक है। ज्वाइनिंग द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। सबसे पहले हम सेंटेंसेस को जोड़ना शुरू करेंगे, फिर उसके बाद हम और इसके ऊपर एरर्स के और ये फिर उसके बाद फिलअप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मान लो मैं कोई सेंटेंस लिखता हूँ, she saw a gentleman is your first sentence, and second sentence is she thought him to be a lawyer, ठीक है, to be a lawyer. So she saw a gentleman and second sentence is she thought him to be a lawyer. अब क्वेश्चन आपके पास एग्जाम्स में कई बार कुछ अच्छे एग्जाम्स में कई बार इस तरीके के क्वेश्चन बन जाता है कि ज्वाइन दीज 2 सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम कैसे पता लगाएंगे कि हमने कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर यूज़ करना है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर हम सेंटेंस नंबर 1 को देखें यहाँ पे, तो सेंटेंस नंबर 1 जो है आपके पास उसमें लिखा है शी सॉ जेंटलमैन। अब बेसिकली यहाँ पर सेंटेंस में एक जेंटलमैन की बात हो रही है, ठीक है। मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का वो क्या है, जेंटलमैन है, ठीक है। एक मतलब कोई लड़की है, उसने शी ने मतलब किसको देखा है, एक जेंटलमैन को देखा है। तो जेंटलमैन अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पर जेंटलमैन की बात हो रही है, तो
अच्छा, कमेंट आया है यहाँ पर, हु ह्यूमन बीइंग। ठीक है, रिया राना का कमेंट आया, ठीक है, ओके। तो चलो अब देख लो मैं क्या बता रहा हूँ। शी सॉ जेंटलमैन, तो जेंटलमैन जो है यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, एक ह्यूमन बीइंग वाला केस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो गाइस, आपने पहले ये चीज़ डिटेक्ट कर ली ना कि सेंटेंस नंबर 1 में किसकी बात हो रही है, एक जेंटलमैन की बात हो रही है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि जो दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, ठीक है, जो दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, उस सेंटेंस में इस जेंटलमैन वर्ड के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में ये देखना है कि हमारे पास इस जेंटलमैन वर्ड के लिए कौन सा प्रोनाउन जो है वो यूज़ हो रहा है। तो देखो, शी तो यूज़ नहीं होगा, थॉट भी नहीं, हिम। तो हिम जो है वो आपको दिख रहा है कि किसी मेल पर्सन के लिए लगा है। इसका मतलब क्या है कि जो हिम है वो जेंटलमैन के लिए सेकंड सेंटेंस में यूज़ हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए कि हिम हमारे पास क्या एक सब्जेक्ट है या एक ऑब्जेक्ट है। तो ये आपको यहाँ से ढूंढना पड़ेगा कि क्या ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो आपको ये चीज़ याद है कि मैंने आपको पहले फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आपके पास ही एक सब्जेक्ट है अगर, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा हिम होता है, ठीक है। अगर ही एक सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। इसका मतलब क्या है कि दूसरे सेंटेंस में अगर हिम एक ऑब्जेक्ट है तो अब हमें इस जेंटलमैन के लिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज़ करना है वो भी एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब वो भी एक ऑब्जेक्टिव केस वाला होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस वाला आपके पास यहाँ पर वर्ड जो है वो होना चाहिए। तो अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जेंटलमैन जो है वो पहले क्या है, एक तो ह्यूमन बीइंग है। पहली बात तो ये क्या है, एक ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या ढूंढना है, हमें ह्यूमन बीइंग के लिए एक ऑब्जेक्टिव केस ढूंढना है। क्या ढूंढना है, एक ऑब्जेक्टिव केस ढूंढना है। तो चलिए पीछे देखते हैं। तो देखो, हु की बात कर रहे थे। देखो, हु जो है वो किसके लिए लगता है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए लगता है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्या लगता है, हु लगता है। नॉन ह्यूमन बीइंग्स के लिए विच लगता है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग के लिए हु जो है सब्जेक्टिव केस में क्या लगता है, हमेशा हु लगता है। और लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो ऑब्जेक्टिव केस चाहिए ना। तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए क्या लगता है यहाँ पर, हुम लगता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस के लिए क्या लगता है, हुम लगेगा। मतलब हमें इसी चीज़ की यहाँ पे तलाश थी। तो मतलब कि ह्यूम जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर यूज़ होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो है सेंटेंस देखते हैं एक बार। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इस सेंटेंस को लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, मैंने क्या किया, शी सॉ अ जेंटलमैन, ठीक है। मैंने क्या किया, शी सॉ अ जेंटलमैन। अब मैंने जेंटलमैन के लिए क्या किया, यहाँ पर मैंने जो प्रोनाउन लगाना है वो कौन सा लगाना है वो मुझे पता है। मैंने क्या लगाना है, यहाँ पर हुम लगाना है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने प्रोनाउन लगाना है वो क्या लगाना है, हुम लगाना है, क्योंकि मैंने पीछे अभी टेबल में देखा है इस चीज़ को। अब मैंने हुम लगा दिया। अब हुम ने क्या किया, यहाँ पर इस सेंटेंस में जो बाकी जो सेकंड नंबर वाला आपके पास ये सेंटेंस है पूरा का पूरा, शी थॉट वाला, ठीक है। इसको क्या लेगा, जो हुम आपके पास प्रोनाउन है ये उठाकर इसके आगे प्लेस कर देगा। यानी कि शी सॉ अ जेंटलमैन हुम शी थॉट। अब हिम नहीं लिखना दोबारा से, ठीक है, क्योंकि हिम की जगह हमने हुम लगा दिया है। तो टू बी अ लॉयर। सो दिस इज योर राइट सेंटेंस। तो ये आपके पास राइट सेंटेंस यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, राइट सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ आया तो जल्दी से कमेंट्स कीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा दोबारा से। जिसको क्लियर नहीं हुआ है वो बता दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा दोबारा से। क्लियर है सबको, ठीक है। तो राइट सेंटेंस है शी सॉ अ जेंटलमैन हुम शी थॉट टू बी अ लॉयर। सो दिस इज योर राइट सेंटेंस। क्लियर है, कमेंट कीजिए जल्दी से, फटाफट से कमेंट करो। क्लियर है सबको,
क्लियर, ओके क्लियर, सपना चौहान क्लियर एंड पूजा जोशी क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने दूसरा सेंटेंस लिख दिया है आपके सामने। मैंने लिखा है कि दिस इज़ माई नेबर एंड सेकेंड सेंटेंस इज़ आई लाइक हिम अ लॉट। तो यहाँ पर अगर मैंने क्या कहा, हम सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। और फर्स्ट सेंटेंस में जो है बात हो रही है वो नेबर की हो रही है, ठीक है। तो देखो दिस इज़ माई नेबर, यानी कि नेबर आप क्या है यहाँ पर, आपके पास मेन जो है यहाँ पर सेंटेंस का एक ऑब्जेक्ट है, मतलब इस सेंटेंस में नेबर की बात होगी। अब आप आ जाइए सेकंड सेंटेंस पे, और हमारा दूसरा काम क्या होगा कि हमने सेकंड सेंटेंस में चेक करना है कि इस नेबर के लिए हमारे पास कौन सा प्रोनाउन यूज़ हुआ है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आई तो नहीं होगा, लाइक नहीं, तो हिम। तो इसका मतलब जो है हिम क्या है, इस नेबर के लिए यहाँ पर यूज़ हो रहा है। अब मुझे पता है दूसरी बात कि नेबर जो है मेरे पास एक ह्यूमन बीइंग है, एच बी का मतलब ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब मैं नेबर के लिए एक ह्यूमन बीइंग वाला ही रिलेटिव प्रोनाउन लगाऊंगा। तो अगर हम टेबल पे दोबारा वापस जाएं तो नेबर यानी कि ह्यूमन बीइंग है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब देखो कि इसमें यहाँ पर हिम आपके पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। हिम क्या है यहाँ पर, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर हिम एक ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब हमें हिम के लिए क्या लगाना है, हुम लगाना है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया है। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज़ माई नेबर, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज माई नेबर होम आई लाइक अ लॉट, ठीक है। क्लियर है सबको इतना? रिया राना का आंसर आ गया है, ठीक है। रिया राना बिल्कुल सही आंसर है आपका। क्लियर है सबको, ठीक है। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये समझ आ गया है। ठीक है, पूजा जोशी का भी आंसर आ गया है, ठीक है गाइस, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट गाइस, ठीक है, कुछ इशू आ गया थोड़ा सा। मैं भी, आप जब तक क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको, ठीक है ना। चलिए फिर आगे चलते हैं अब आगे मैं कुछ और सेंटेंसेस लेता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। मैं फर्स्ट सेंटेंस को रफ कर रहा हूँ यहाँ से। चलो, अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूंगा, फिर आपने मुझे बताना है इसका आंसर, ठीक है। कमेंट्स में आंसर देना सभी ने अपना अपना। तो चलो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ आपके आगे। मैंने लिखा, जॉन इज़ हैंडसम John is industrious, ठीक है, इंडस्ट्रियस। चलिए अब ये सेंटेंस आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। ये दो सेंटेंसेस है, ज्वाइन दीज टू सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज़ योर क्वेश्चन, और जल्दी से कमेंट्स में सभी अपने अपने आंसर दे दीजिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। अगर आज नहीं समझा तो फिर कभी नहीं समझा आपने, ठीक है ना। आज समझ लोगे तो लाइफ टाइम आपको क्लियर रहेगा ये टॉपिक, ठीक है। कभी इसमें कोई डाउट नहीं आने वाला। कोई बड़े से बड़ा सेंटेंस भी आ जाएगा तब भी आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो जल्दी से जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज हम सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने पूरा एक लेक्चर इसी को दिया है आज, ताकि कोई डाउट ना बने। हाँ जी, आंसर आ गया है, जॉन इज़ हैंडसम हु इज़ इंडस्ट्रियस, ठीक है। एक आंसर आ गया हमारे पास, पूजा जोशी का आंसर आ चुका है। तो चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका आंसर, ठीक है।
अब मेरी बात ध्यान से सुना, रिया राणा का आंसर है जॉन इज़ हैंडसम हु इज़ इंडस्ट्रियस। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना सभी, ठीक है। देखो फर्स्ट सेंटेंस में क्या बोला था, बोलता जॉन इज़ हैंडसम, और सेकंड सेंटेंस में उसने कहा जॉन इज़ इंडस्ट्रियस। तो मतलब कि दोनों सेंटेंसेस में जिस पर्सन की बात हो रही है वो कौन है, वो तो जॉन ही है ना। यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में जॉन के लिए कोई प्रोनाउन नहीं लगा, खुद जॉन जो है वो रिपीट हो रहा है एज अ नाउन इन द सेकेंड सेंटेंस। अब देखो, अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस लिखता तो मैं लिखता जॉन इज़ हैंडसम, बट आपको पता है कि आपने इस सेकंड सेंटेंस को ज्वाइन करना है फर्स्ट सेंटेंस के साथ, ठीक है। प्रोनाउन तो आप पहचान गए होंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा लगना है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है और ये तो सब्जेक्ट ही है। जॉन सेकंड सेंटेंस में चेक करते हैं हम कि सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है मतलब आपने रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो हु लगाना है, इतना सबको क्लियर है। बट हु लगाना कहाँ है, क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो हु जो है गाइज वो आपने कभी भी याद रखना हैंडसम के आगे नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि हैंडसम उसकी क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। तो हैंडसम के आगे नहीं लगाना, जिस पर्सन की बात होती है वो ही उसके आगे ही आपका रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा। अब जैसे देखो, मैंने नीचे जो सेंटेंस लिखा था ना, दिस इज़ माई नेबर वाला, ये वाला दिख रहा है सबको, ठीक है, ये लिखा था मैंने। तो देखो दिस इज़ माई नेबर, आपने नेबर को बोला जी कि नेबर जो है यहाँ पर इसकी बात हो रही है, तो आपने नेबर के लिए हिम लगाया। फिर जब आपने रिलेटिव प्रोनाउन लगाया ना यहाँ पर, तो आपने क्या किया, नेबर के बिल्कुल आगे लगाया, नेबर के बिल्कुल आगे लगाया। मतलब कि जो नेबर है वो ही सेंटेंस का क्या है, एंटीसीडेंट है। वो सेंटेंस का क्या है, एंटीसीडेंट है। और हुम क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका मतलब कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा ही एंटीसीडेंट के बाद लगता है, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है, ओके। आंसर अब सही आंसर आया है, ठीक है ना। अच्छा नहीं, अभी भी गलत आंसर आ रहा है, पूजा जोशी और रिया राणा का, ठीक है। ठीक है, हाँ अच्छा, ये पहले के कमेंट्स हैं, ओके ठीक है। तो देखो अब मैंने क्या बोला कि जो नेबर है वो क्या है, एंटीसीडेंट है, और हुम क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। मतलब जिस पर्सन की फर्स्ट सेंटेंस में बात होगी वही आपका एंटीसीडेंट होगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन भी हमेशा उसके साथ लगेगा। तो देखो जॉन लिख दिया मैंने फर्स्ट सेंटेंस से उठाकर, दूसरे सेंटेंस को रिलेटिव प्रोनाउन लेकर गया और रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो हु लेकर गया, तो हु बिल्कुल जॉन के बाद आएगा। और अब आगे क्या आएगा, आगे आएगा इज इंडस्ट्रियस, इज इंडस्ट्रियस, और उसके बाद आएगा इज हैंडसम। तो ये होगा आपके पास राइट सेंटेंस, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, राइट सेंटेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो जॉन जो था उसके बारे में बात हो रही थी, वही आपका एंटीसीडेंट था। तो रिलेटिव प्रोनाउन हु जो था वो इस वाले सेंटेंस को इसने उठाया और उठाकर ये ले गया जॉन के बिल्कुल आगे। फिर ये आ गया इज इंडस्ट्रियस, और फिर जो बचा हुआ सेंटेंस था इज हैंडसम, उसको आपने यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है। क्लियर है सबको? क्लियर है? जल्दी से कमेंट्स में मुझे बता दीजिए, अगर नहीं क्लियर तो मैं रिपीट कर दूंगा दोबारा से, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत टाइम है हमारे पास, टाइम ही टाइम है, ठीक है ना। आपको समझ आना चाहिए, ठीक है, टाइम बहुत है। आप नहीं समझ आएगा तो मुझे बताना आप। यस शशि परी, इज जो है वो 2 टाइम्स आएगा, ठीक है। इज जो है वो 2 टाइम्स आएगा, और वो 2 टाइम्स क्यों आएगा ये मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। ओके सर, पूजा जोशी क्लियर है, ओके आ गया, ठीक है। सबको क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ अब, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब मैं जो आपको दूसरी चीज़ बताने जा रहा हूँ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको ध्यान से समझ लेना। अब देखो मैंने यहाँ से थोड़ा सा सेंटेंस को नीचे से रफ कर दिया। सर रिपीट करना, सपना चौहान रिपीट करना, ठीक है। मैं पहले रिपीट करूँगा ये सेंटेंस, फिर रिपीट करने के बाद एक और चीज़ बताऊँगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। देखो मैंने सेंटेंस में क्या लिखा था, मैंने लिखा था, जैसे मैं कुछ और लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने लिखा ना, राम इज़ ऑनेस्ट, ठीक है। गिव मोर एग्जाम्पल्स, ठीक है, और एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिखा राम इज़ ऑनेस्ट, क्लियर है। अब मैं दूसरा सेंटेंस ले रहा हूँ, राम इज़ एन इंटेलेक्चुअल पर्सन। मैं इस तरीके की एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरीके की एग्जांपल लेनी पड़ेगी ना, तभी हम ये केस क्लियर कर पाएंगे। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, दोबारा से मैं ये केस लिख रहा हूँ।
मैंने कुछ थोड़ी सी एग्जांपल चेंज कर दिया, ठीक है, लेकिन मेरे को नाउन दोनों केसेस में लेना पड़ेगा ना, तभी ऐसी एग्जांपल बनेगी। तो देखो राम लिया और राम, अब दोनों केसेस में गाइस क्या है, दोनों केसेस में नाउन्स हैं, ठीक है, दोनों केसेस में नाउन्स हैं। तो अगर यहाँ पर लिखा है राम इज़ ऑनेस्ट और नीचे लिखा है राम इज़ एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में, पहले वाले सेंटेंस में किसकी बात हो रही है, तो राम की बात हो रही है। मतलब राम हमारा क्या है, राम हमारा एक एंटीसीडेंट है, राम क्या है, हमारा एक एंटीसीडेंट है। अब दूसरे सेंटेंस में जो है वो क्या लगा है, राम लगा। अब राम क्या है यहाँ पर, एक सब्जेक्ट ही है ना, क्या है यहाँ पर, एक सब्जेक्ट है। तो मुझे बताइए कि हम क्या लगाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन तो हु ही लगेगा, क्यों, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है राम, और राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सब्जेक्टिव केस ले रहे हैं, तो सब्जेक्ट के लिए ह्यूमन बीइंग्स के केस में हम हमेशा हु लेते हैं। अब इसका आंसर क्या बनेगा, देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट सेंटेंस में बात किसकी हो रही है, राम की, मतलब राम क्या है यहाँ पे, एक एंटीसीडेंट है, क्या है यहाँ का, एंटीसीडेंट है। अब रिलेटिव प्रोनाउन ने क्या किया, इस पूरे सेंटेंस को अपने साथ उठाया और उठाकर राम को उसने रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की रेपिटेशन को रोकता है। तो राम को उसने यहाँ से हटाया और इज़ एन इंटेलेक्चुअल पर्सन को यहाँ से उठाकर ले गया सीधा राम के आगे, तो बन जाएगा राम हु इज़ एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, इंटेलेक्चुअल पर्सन इज ऑनेस्ट, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन इज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन को उठाता है और उठाकर राम के बिल्कुल आगे लेकर वहां पर प्लेस कर देता है, और फिर जो बचा हुआ सेंटेंस है इज ऑनेस्ट, वो वैसे का वैसे यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब क्लियर है सबको, अब तो नहीं रिपीट करना दोबारा से, तो बता देना, ठीक है। अगर अब भी रिपीट करना है तो मुझे बता देना जल्दी से। सो ठीक है, आई होप आपको इस बार क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ फिर बता देना, कोई बात नहीं। हाँ जी, कामिनी शर्मा का राइट आंसर है, ठीक है, कामिनी शर्मा का बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है सबको, कमेंट्स में बताओ मेरे को। यस सर, पूजा जोशी का आंसर आ गया है, ओके ठीक है, तो पूजा का आंसर आ गया है, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, ठीक है जी। तो चलिए फिर अब मैं कुछ और बताता हूँ आपको इसी के बारे में, क्लियर है, ओके। तो देखो राम इज़ ऑनेस्ट था, तो मैंने बता दिया आपको कि राम इज़ एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, ये नाउन था, एक सब्जेक्ट था, तो ये अपने साथ हु जो है उठाएगा, और राम जो एंटीसीडेंट है उसके साथ ही ये इसको प्लेस कर देगा आगे, और बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा आ जाएगा। अब देखो दूसरी बात अगर हम बात करें तो यहाँ से देखो, मैं जो ये सेंटेंस जो अभी लिखा है, ठीक है, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे, अब क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि 2 बार इज़ क्यों लगा, ठीक है, 2 बार इज़ क्यों लगा, तो वो क्यों लगा तो उसका रीज़न बता रहा हूँ। तो देखो अगर मैं गाइज़ यहाँ पर देखूँ तो राम जो है मेरे पास, मुझे बताओ ये सेंटेंस का क्या है, एक सब्जेक्ट है, क्या है, सेंटेंस का एक सब्जेक्ट है, ठीक है। अब अगला जो आपके पास हु लिखा है वो भी क्या होता है, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है। अभी टेबल में बताया था, पीछे मैंने टेबल में आपको पढ़ाया था कि हु भी क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, हु भी क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है। अब मुझे बताओ कि जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट लगता है तो उसके अकॉर्डिंग एक वर्ब आना ज़रूरी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एक वर्ब आना ज़रूरी है, तभी तो एग्रीमेंट होगा ना, तभी तो सेंटेंस सही होगा। तो देखो 2 सब्जेक्ट हो गए, अब दोनों की वर्ब होना भी ज़रूरी है, 2 सब्जेक्ट हुए तो दोनों की वर्ब होना भी ज़रूरी है। तो जो पहला वाला जो देखो हु आपके पास जो सब्जेक्ट लगा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो उसको क्या मिल गई, इज़, क्या मिल गई उसको, इज़ वर्ब यहाँ पर मिल गई, मतलब ये चीज़ बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बचा हुआ क्या रहेगा, सब्जेक्ट हमारे पास राम, तो राम को भी अपनी वर्ब मिलनी ज़रूरी है, तो राम को भी अपनी वर्ब जो है वो मिलनी बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि जब भी आपने याद रखना है, जब भी राम जो है वो आगे लगा है और उसके आगे बिल्कुल नेक्स्ट उसके अगर रिलेटिव प्रोनाउन लग जाए तो उस राम की वर्ब कहाँ होगी, बिल्कुल लास्ट में होगी, यानी कि इज़ जो है ये वाली वर्ब वो राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगी है, वो क्या लगी है यहाँ पर, राम के अकॉर्डिंग।
अब मैं रफ करके दोबारा से बता रहा हूँ, दोबारा से सुन लेना, ठीक है। देखो अब मैंने जैसे ये ऊपर वाला सेंटेंस लिखा था ना, इसी को डिस्कस करते हैं दोबारा से। ये जो मैंने आपको चीज़ बताई है, ये आपके पास फिलिप्स वाले क्वेश्चंस में आप इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से आराम से आंसर दे सकते हैं। तो देखो, अब देखो मैंने लिखा बोला जॉन, अब मुझे बताओ जॉन सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट, नंबर 1 है, ठीक है, सब्जेक्ट नंबर 1 है। हु सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट नंबर 2 है, क्योंकि सब्जेक्टिव होता है ना हमेशा, हु टेबल में बताया था। हु के अकॉर्डिंग वर्ब क्या मिल गई उसको, अपनी इज़ मिल गई, तो यानी कि वर्ब नंबर 1 हो गई, सॉरी वर्ब नंबर 2 ले लो ना, क्योंकि सब्जेक्ट 2 था तो उसका पेयर मैंने वर्ब 2 के साथ बना दिया। अब सब्जेक्ट 1 को भी तो अपनी वर्ब चाहिए ना, तभी तो सेंटेंस सही होगा, तभी तो सेंटेंस सही होगा। तो जॉन की वर्ब कहाँ छिपी है, जॉन की वर्ब छिपी है यहाँ जाके पीछे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग वाली जो वर्ब है वो यहाँ लगी है, तो ये सब्जेक्ट 1 है, तो ये भी वर्ब 1। तो देखो जॉन का पेयर इस वाले इज़ के साथ बन गया और हु का पेयर इस वाले इज़ के साथ। तो यानी कि अगर सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट हैं और 2 वर्ब है तो योर सेंटेंस इज कम्प्लीटली करेक्ट, देयर इज नो एरर इन दिस क्वेश्चन। क्लियर है गाइस, ठीक है। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। ये टेक्निक जो है ये आपके काम आएगी जब भी आप किसी फिलअप वाले क्वेश्चन को करोगे या किसी एरर वाले क्वेश्चन को करोगे, तो वहाँ पर आपको ये टेक्निक काम आएगी, क्योंकि वहाँ पर आपके पास 2 सेंटेंसेस को ज्वाइनिंग नहीं पूछेगा, वो ज्वाइन दीज 2 सेंटेंसेस नहीं पूछेगा। तो वहाँ पे आप डायरेक्टली इस टेक्निक का, यानी कि आप सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर बनाकर वहाँ पर आंसर दे सकते हैं। आप आराम से वहाँ पर इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरी बात क्लियर है? जल्दी से आप कमेंट्स में बता दीजिए। अगर रिपीट करना है तो भी बता दो फटाफट से, रिपीट करना है तो भी फटाफट से बता दो। ठीक है, तो एक बात अपने दिमाग में हमेशा बिठा लीजिए कि जब भी आपने क्या देखा, जब भी देखो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में लगा होता है ना, कोई भी नाम पर्सन, जैसे जॉन है, राम है, तो अगर कभी भी कोई ऐसा केस बनता है कि रिलेटिव प्रोनाउन बिल्कुल सब्जेक्ट के आगे आ जाए, तो इसका मतलब है कि जो स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट है उसकी वर्ब जो है वो हमेशा कहाँ दिखेगी आपको, लास्ट में दिखेगी। कहाँ दिखेगी, लास्ट में दिखेगी गाइस। जैसे जॉन के अकॉर्डिंग जो इज़ हैंडसम लिखा था ना वो लास्ट में था बिल्कुल, तो ऐसे केसेस में हमेशा लास्ट में। बड़े से बड़े एग्जाम्स में, बैंक पीओ के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम्स में भी जब एरर्स के क्वेश्चन आते हैं तो यही टेक्निक का वहाँ पर यूज़ किया जाता है एरर्स को फाइंड आउट करने में, और फिलिप्स के क्वेश्चंस में भी यही टेक्निक आपकी यूज़ होने वाली है। क्लियर है सबको? जल्दी से आप कमेंट्स में बता दो, ठीक है। जिसको नहीं समझ आया वो भी बता दीजिए फटाफट से। हाँ जी, क्लियर है सबको? क्लियर है, सपना चौहान को क्लियर है, इसका मतलब सबको क्लियर है, ठीक है। बाकी भी जल्दी से रिप्लाई करो। क्लियर है सबको? अंडरस्टूड, ओके, वेरी गुड। अब देखो, अब हम चलते हैं दूसरे सेंटेंस के ऊपर, और इसे आप ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैं एक और सेंटेंस ले रहा हूँ। देखो मैं यही सेंटेंस पिक कर रहा हूँ जो आपको नीचे लिखा गया है, और सेंटेंस क्या लिखा है, दिस इज़ माई नेबर whom आई लाइक अ लॉट, ठीक है। दिस इज़ माई नेबर whom आई लाइक अ लॉट। एक और कमेंट आया है, क्लियर सर, थैंक्स, ओके, ठीक है। ये सेंटेंस देखा, देखो दिस इज़ माई नेबर whom आई लाइक अ लॉट। अब मान लो गाइज मैंने आपको बोला कि ना फाइंड द एरर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। मान लो मैंने आपको ऐसे बोल दिया कि फाइंड द एरर। अब मैं ज्वाइनिंग वाले नहीं कर रहा, मैं एरर्स के क्वेश्चन पे दे दिया आपको, रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड वाला केस। तो अब देखो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग से जब सेंटेंस को देखना शुरू किया तो मैंने क्या बोला कि सेंटेंस में स्टार्टिंग में दिस लगा है। अब आप मेरे को बताओ, दिस तो सेंटेंस का एक सब्जेक्ट ही है ना, तो आपने क्या करना है, पेपर में जल्दी से इसको सब्जेक्ट नंबर 1 लिख देना, छोटा सा, ठीक है। सब्जेक्ट नंबर 1 लिख दिया। इसकी वर्ब कौन सी है, इज़। कौन सी है इसकी वर्ब, इज़, यानी कि इज़ क्या हो गया, वर्ब नंबर 1। सो सब्जेक्ट 1 और वर्ब 1 का पेयर बन गया। माई नेबरहुड ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा है whom और यहाँ लिखा है आई लाइक अ लॉट। अब मुझे बताओ आई जो है वो क्या होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट?
आई तो सब्जेक्ट ही होगा ना, क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। तो यानी कि आई क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट नंबर 2 है। ठीक है, अब लाइक क्या है, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड आप बोलते हैं, लाइक्स बोलते हैं, तो मतलब आई जो है वो लाइक जो है आई के लिए क्या है, एक वर्ब है। तो ये क्या आ गई, वर्ब नंबर 2 आ गई। क्या आ गई, वर्ब नंबर 2। अब देखो S1V1 भी बन गया, S2V2 भी बन गया। इसका मतलब है यहाँ पर सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो अब अगर क्वेश्चन अराइज होगा कि हुम यहाँ पर जो लगा है वो क्या है, फिर वो तो आपको पता है, वो तो सब्जेक्ट तो होता नहीं है, कि वो क्या होता है, वो तो ऑब्जेक्ट होता है ना। हुम क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब है कि सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। क्यों, क्योंकि जब S1V1 और S2V2 पेयर्स बन चुके हैं तो सेंटेंस में कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं होगी। अगर मान लो कि मैं यहाँ पर हुम को हटा देता, ठीक है, अगर मान लो मैं हुम को हटाकर यहाँ पर हु लिख देता तो अब गलती हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हु जो है वो यहाँ पर एक सब्जेक्ट बन जाता और इसको आप S3 मान लेते। तो मुझे बताओ, अगर ये S3 होता तो इसकी वर्ब तो सेंटेंस में दी ही नहीं है, इसकी वर्ब तो सेंटेंस में नहीं है, कोई वर्ब अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये सेंटेंस गलत हो जाता। तो ये क्वेश्चन आपके बनते हैं एरर्स वाले केस में या फिलअप्स वाले केस में। तो इस तरीके से इस टेक्निक को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले पेयर को बनाकर आप चेक कर सकते हैं। तो देखो, अगर हु S3 होता तो इसकी वर्ब तो अवेलेबल ही नहीं है, इसके पास कोई वर्ब नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर हु नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा गाइस, यहाँ पर आएगा हुम। ठीक है, क्लियर है सबको? अब जल्दी से मुझे बता दो, क्लियर है कमेंट्स में, अगर नहीं क्लियर तो भी बता दो फटाफट से। कमेंट्स कीजिए सभी। जी सर, शशि परी को क्लियर है। ठीक है, क्लियर है सबको, है ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़े से और केसेस डिस्कस करते हैं इसके। चलो, मैं अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा एरर्स का और एक क्वेश्चन दूंगा ज्वाइनिंग द 2 सेंटेंसेस का। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो आपने मेरे को उसके आंसर कमेंट्स बॉक्स में बता देने हैं, आराम से सोच के बताना। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द मैन, अगर मैं लिखूँ, मान लीजिए द मैन इज ईटिंग अ पिज़्ज़ा, and second sentence is where he also likes eating hamburger. Join these two sentences with the help of suitable relative pronoun. ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में ज्वाइन करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने मेरे को गलती बतानी है क्या है। चलिए जी, आंसर दीजिए, अब फटाफट से देखो और मुझे आंसर बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने ज्वाइन करना है दोनों सेंटेंसेस को, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपने मुझे गलती बतानी है। अगर कोई गलती है तब भी ठीक है, अगर नहीं है तब भी मुझे बता दो फटाफट से।